हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न है 245, 240, 235, 230, 225, 220। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2008 में पूछा गया प्रश्न है। सिंपली अगर ध्यान से अगर आप इस सीरीज को देखेंगे, ध्यान से बिल्कुल अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से दिख रहा है कि पहली जो संख्या है 245 बड़ी है, उसके बाद संख्याएं छोटी होती जा रही हैं, है ना। और ध्यान से पहली ही संख्या 245 को जब मैं देखता हूं तो पहली संख्या 245 से दूसरी संख्या 240 बन रही है। तो आप लोग बोलेंगे सिंपल सर, अगर -245 में से 5 मैं कर दूंगा तो 240 आएगा। एग्री कि नहीं? बिल्कुल। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 240 से क्या हो रहा है, 235 हो रहा है ना। अगर 240 में से पुनः मैं क्या कर दूं, अगर -5 मैं कर दूंगा तो यहाँ पे भी तो क्या आ जाएगा, 235 आ जाएगा, है ना। अगेन यहाँ देखिए 235, अगर यहाँ पे है 230 लाना है तो अगर पुनः मैं -5 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 230। और यहाँ भी सेम यही हो रहा है, 230 में से -5 करने पे क्या बन जा रहा है, 225 बन जा रहा है। और पुनः यहाँ भी यही हो रहा है, 225 में से अगर मैं -5 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 220, है ना। तो आप देख रहे हैं कि हर बार पहली संख्या में से -5 घटाकर दूसरी संख्या लिखी गई है। तो आगे भी तो यही होगा ना, 220 में भी तो हम यही करेंगे ना कि 220 में से भी अगर मैं -5 कर दूंगा तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी पता चल जाएगा, है ना। तो कितना होगा, 220 में से अगर मैं 5 निकाल दूंगा तो 215 होगा। और 215 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। और फिगर काउंटिंग का प्रश्न एसएससी हो या रेलवे एग्जाम एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए फिगर काउंटिंग में आपसे 3 ही प्रकार का मेजर सवाल पूछा जाता है। या तो आपसे वो त्रिभुज से पूछेंगे, या तो आपसे वो आयत से पूछेंगे, या तो आपसे वो वर्ग से पूछेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि वृत्त से पूछते हैं, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है ना। सबसे ज्यादा त्रिभुज से पूछा जाता है, यानी एक आकृति दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि कितने कुल त्रिभुज हैं। अप्रोच क्या होता है, आयत पूछे, वर्ग पूछे, वृत्त पूछे या त्रिभुज पूछे, तो अप्रोच क्या होना चाहिए। यह तो सवाल बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर कठिन आ जाता है, ऐसा आकृति कठिन आती है, तो उसमें अप्रोच आपका क्या होना चाहिए। सिंपली हम लोग उस फिगर को काउंट करते हैं सबसे पहले जो हमको स्पष्ट दिख रहा है। स्पष्ट दिख रहा है कि हमें फिगर मिल रहा है, ये ट्रियंगल यानी त्रिभुज है या वृत्त है ना। उसके बाद पूरे आकृति को एनालाइज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स त्रिभुज या कॉम्प्लेक्स वृत्त को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। यहां पर तो अगर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपली आपको एक बड़ा वाला तो ये दिख ही रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बड़ा वाला आप सभी को दिख रहा है। तो एक तो मेरा ये वृत्त हो गया, है ना, एक हो गया। और ध्यान से अगर देखेंगे तो एक यहां पर है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। जो अंदर है ना, 4 वृत्त के छल्ले हैं, 4 वृत्त के छल्ले हैं, यानी अंदर 4 है और बाहर 1 है। तो टोटल कितना वृत्त इसमें हो गया, 5 हो गया। यानी 5 हमारा सही जवाब होगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह स्टार ASRT से संबंधित है उसी तरह बताना है कि मार्स क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आपका अक्षर आएगा, है ना। देखिए जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिलता है तो अप्रोच क्या होता है, रेशियो के जो भी संख्याएं अक्षर या शब्द दिए गए होते हैं, जैसे यहां पर रेशियो के 2 अक्षर कौन कौन से दिए गए हैं, तो आपके स्टार और ASRT 2 शब्द रेशियो के दिए गए हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि रेशियो के जो 2 शब्द दिए गए होते हैं वो कैसे एक दूसरे से आपस में कोरिलेटेड हैं, उनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या संबंध है, क्या कोरिलेशन है। सेम कोरिलेशन, सेम संबंध को हम लोग मार्स और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, है ना। अब देखिए यहां पर स्टार को ASRT लिखा गया है ना,
ASRT लिखा गया है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, कॉमन सेंस अपना यूज करना होता है ना। देखिए यहां स्टार दिया है और स्टार में 4 अक्षर हैं STAR, और सेम 4 अक्षर यही ASRT में है। अंतर इतना ही है कि स्टार के अक्षर जिस क्रम में है उस क्रम में ASRT नहीं है। तो सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि जो स्टार के अक्षर हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं क्या करूं, सिंपली स्टार के, इतना तो क्लियर है कि उन्होंने क्या किया है कि स्टार के अक्षरों को मैनिपुलेट करके उनको लिखा है, यही तो किया है ना। तो किस प्रकार मैनिपुलेट किया है, यानी देखिए यहां पर स्टार में ए तीसरे स्थान पे था लेकिन इसमें ए पहले स्थान पे आ गया है। तो हम यही देख ले कि कैसे स्टार के अक्षरों को मैनिपुलेट किए हैं, यानी रिप्लेस किए हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग मार्स में कर लेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, स्टार ऊपर लिख लेते हैं और नीचे ASRT लिख लेते हैं, ठीक है, ASRT। अब देखिए S को पहले स्थान से दूसरे स्थान ले गए हैं, T को लास्ट स्थान पे ले गए हैं, और तीसरे A को पहले स्थान पे, और R को किस स्थान पे, तो तीसरे। सेम इसी प्रकार से हम लोग मार्स को कर लेंगे। अब सवाल उठता यह है कि भाई एग्जाम में अगर हम लोग ऐसे लिख के करेंगे तो फिर तो लुटिया डूब जाएगी, होगा नहीं ना। कैसे करेंगे, थोड़ा तेजी ला करके। तो कैसे करना है, सिंपली देखिए, आप लोगों को इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करते हैं, मार्स यहां भी लिख लेते हैं, और जैसे जैसे पहले अक्षर को दूसरे पे लिख लेते, जैसे जैसे इसमें रिप्लेस किया है उसी तरह हम लोग मार्स में कर लेते। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, है ना। सिंपली देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि S को पकड़ रहा हूं, S जो स्टार में S है उसको दूसरे स्थान पे ले गया है, तो मार्स का जो M होगा वो दूसरे स्थान पे आएगा। एग्री है कि नहीं, दूसरे स्थान पे आएगा। आप सभी एग्री हैं कि नहीं, बिल्कुल दूसरे स्थान पे आएगा, है ना। मार्स का जो M है वो दूसरे स्थान पे आएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दूसरे स्थान पे M है, तो ऑप्शन A में है, B में नहीं है तो B एलिमिनेट हो गया, और C में है और D में नहीं है तो D भी एलिमिनेट हो गया, है ना। अब देखिए इन्होंने T को क्या किया है, दूसरे अक्षर स्टार के T को लास्ट में भेजा है, तो मैं A को भी लास्ट में भेज दूंगा यहां से, तो A को लास्ट में भेज दिया तो यहां आ गया, है ना। अब दोनों ऑप्शन में A आ रहा है, कोई बात नहीं। पुनः A को इन्होंने क्या किया है, तीसरे अक्षर को पहले स्थान पे लाया है, तो R को मैं शुरू में लेते आऊंगा, तो R यहां हो गया। अब देखिए आपका केवल ऑप्शन ए में आर से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी खत्म, यानी सही जवाब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यानी क्या बनेगा, RMSA बनेगा। जो ऑप्शन ए में है तो यहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे RMSA, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ABCDE यहां पर उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उलट कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा। बिल्कुल लल्लू सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बोल के आ रहा है आपसे कि A से Z तक यहां पर क्या दिया गया है, आपका अल्फाबेट लिखा है ना। अब बोल रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला के, यानी जो ऊपर जो श्रृंखला दी गई है अक्षरों का, इनके स्थान उलट कर देने पर, और सेम उलट कर यहां नीचे लिख भी दिया है। गजब का भैया, मतलब क्या है ड्रामा है, क्वेश्चन दिए ही नहीं होते, है ना। इतना आसान कोई बनाता है क्वेश्चन, नहीं बनाता है। आप क्वेश्चन में बोल रहे हो कि श्रृंखला दिया है, ऊपर दिया है, और इसको पलट के नीचे भी आप बोल दे रहे हो कि लिख भी दिए हो कि श्रृंखला को उलटने के बाद ऐसे लिख देंगे। अब इसी में पूछ रहा है, अब सिंपली इसी में क्या पूछ रहा है, इसी श्रृंखला में उलट देने पर श्रृंखला में, अब ये जो नीचे श्रृंखला बनी है, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा। अब आपको याद होगा कि जो इधर वाला साइड होता है ना, इसको हम लोग बाएं लेते हैं, है ना। यानी जेड से हम बाएं ट्रीट करते हैं, जेड की तरफ बाएं होता है, और एक क्या हो जाता है, आपका दायां हो जाता है। तो बोला है क्वेश्चन में श्रृंखला में बाएं से, यानी हम इधर से देखेंगे, 18वां अक्षर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आई बन रहा है 18वां अक्षर। 18वें अक्षर के दाएं, अब देखिए आई के दाएं क्या होगा, आई के दाएं इधर तो बाएं होता है, इधर बाएं होता है यानी लेफ्ट होता है, और इधर क्या होता है, दाएं यानी राइट होता है। तो हमको बताना है कि 18वें अक्षर आई के दाएं छठा, अब यहां आई से छठा जाना है, तो यहां पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया,
छठा, यानी छठा ही अक्षर पूछा है 18वें अक्षर के, तो छठा अक्षर क्या बन रहा है? सी बन रहा है। यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं जो छठा अक्षर है वो सी है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है? नारी है, माँ है और डॉक्टर है ना। ये तीन शब्द दिए गए हैं। इन तीन शब्दों से हमको क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है जो इन तीन शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो। एसएससी हो या रेलवे या स्टेट एग्जाम, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा ही जाता है और आसान प्रश्न होता है, थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते हैं तो। अब देखिए, अगर मैं सिंपली आप लोगों से पूछूं, क्या पूछूंगा? सिंपल सी बात पूछता हूं आपसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई नारी और मां में कोई संबंध है क्या? नारी और मां में कोई संबंध है क्या? तो आप सभी लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि जितनी मां होती हैं वो नारी होती हैं। सभी मां नारी के अंतर्गत ही तो आती हैं। नारी का मतलब महिला, तो सभी मां नारी ही तो होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि पुरुष होती हैं, है ना। अगली बार अगर मैं बोलूं कि नारी और डॉक्टर में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, कुछ नारी यानी कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल पुरुष ही डॉक्टर होते हैं, है ना। तो नारी और डॉक्टर में भी संबंध मिला। अब मैं पुनः आपसे बोलूं कि माँ और डॉक्टर में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग यहां फिर बोलेंगे कि कुछ माँ जो नारी होती हैं, कुछ माँ नारी ऐसी नारी माँ है ना जो डॉक्टर भी होंगी, यानी कि कुछ माँ ऐसी होंगी जो डॉक्टर भी होंगी। तो कहने का मतलब जो तीनों शब्द है ना एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा? सिंपल डायग्राम पे आते हैं। हमारा सबसे पहले ये क्या हो गई? माँ हो गई, माँ नारी हो गई, क्योंकि नारी हो गई ये, और नारी के अंतर्गत क्या आ गई? माँ आ गई। भाई सारी माँ क्या होंगी? सारी माँ क्या होंगी? तो नारी ही तो होंगी ना। अब देखिए, कुछ माँ ऐसी भी होंगी जो डॉक्टर होंगी, तो यहाँ डॉक्टर हो गया, है ना। क्या हो गया? ये डॉक्टर हो गया, क्योंकि कुछ माँ ऐसी होंगी ना जो डॉक्टर होंगी, है ना। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 9 हैज 3 एट द रेट 4 बराबर 31 और 8 हैज 7 एट द रेट 2 बराबर 58 है, तो 5 हैज 6 एट द रेट 7 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें मान बताना है। आरआरबी जेई 25/5/2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, सिंपल सा सवाल होता है। सिंपल मैं क्यों बोल रहा हूँ? और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि करना क्या होता है, जिस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा, 9 हैज 3 एट द रेट बराबर एट द रेट 4 बराबर 31 होगा, जिस लॉजिक से। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि हैज की जगह या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो गुणा होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा। एट द रेट की जगह भी कुछ रहा होगा, या तो माइनस, गुणा, भाग्य कुछ करेंगे, तभी तो भाई साइन होगा, तभी तो इसमें कोई प्रक्रिया करेंगे साइन का, तभी तो इक्वलिटी के बाद संख्याएं आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि हैज का 9 में कुछ कर देंगे तो और चमत्कार हो जाएगा, आ जाएगा 31। ऐसा नहीं है ना। यानी कहीं ना कहीं इतना तो क्लियर है कि हैज और एट द रेट है ना कोई मैथमेटिकल साइन ले रहा होगा। अब आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि कौन सा मैथमेटिकल साइन होगा जो हैज और एट द रेट के स्थान पे रखने पर 8 7 2 भी 58 देगा और 9 3 4 भी 31 देगा। तो वही सेम हम लोग हैज की जगह मैथमेटिकल साइन रखेंगे वही, और एट द रेट की जगह वही मैथमेटिकल साइन रख करके इसका सोल्यूशन लाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। अब देखना है भाई कि कैसे। अगर मैं सिंपली देखूं कि जो 31 है ना थोड़ी बड़ी संख्या है, अगर मैं सिंपली थोड़ा सा सोचूं कि अगर मैं 9 का 3 में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी हैज की जगह मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं, और 9 27 हो गया, और एट द रेट की जगह मैं प्लस कर दूं, तो देखिए 9 27 आ गया, 9 × 3 + 4 आ गया, तो 9 27 आ गया, और 27 + 4 बराबर कितना होता है? तो 31 होता है। आ गया कि नहीं 31, है ना। यानी इतना क्लियर सिंपल सा हो गया कि जो हैज है, हैज का मान क्या है? तो इनटू है, और एट द रेट का मान क्या है? तो आपका प्लस है। अब यहां भी हैज की जगह इनटू रखते हैं और एट द रेट की जगह प्लस लगा लेते हैं। तो 8 इंटू, देखिए 8 × 7 + 2, तो 8 से कितना होता है? तो आपका 56 होता है, और +2 कर लेंगे तो 56 2 कितना आता है? 58 आता है ना। यानी कितना आ गया? यहां भी 58 आ गया। यानी क्लियर है। यहां भी हम रख लेते हैं हैज की जगह क्या? इनटू, और एट द रेट की जगह प्लस, तो 6 × 5 कितना हो गया?
30 हो गया और 30 + 7 कितना आ गया, तो 37 आ गया। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 37 आएगा और 37 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह राजा महल से संबंधित है उसी तरह कैदी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। सेम अभी हम लोगों ने एक ऊपर सवाल किया था जहां पर क्या था, मार्स था, है ना, आपके दो अक्षरों के पेयर दिए हुए थे, है ना। सेम सवाल यही वही है जो हमने अभी ऊपर किया था। अंतर इतना ही है कि वहां पे आपको अल्फाबेट का पेयर दिया था और यहाँ पे आपको शब्द दिया है। कई दफ़ा आपको यहाँ पे मैथमेटिकल संख्याएं दे दी जाएंगी, मैथमेटिकल साइन दे दिया जाएगा, कई प्रकार से सवाल बनता है ना। तो सिंपल वही करने का अप्रोच होता है कि जो भी रेशियो के दो शब्द हैं, जैसे यहाँ पर रेशियो का जो दो शब्द है राजा और महल है, तो हम ये देखेंगे कि राजा और महल कैसे संबंधित है। क्या लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक हम लोग कैदी और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर ला लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबको दिखता होगा, कक्षा 2 का बच्चा बता सकता है कि भाई राजा जो होता है राजा राजा होता है। अब तो राजा वाला सिस्टम तो अभी है नहीं, है ना। तो जो नए बच्चे होंगे उन्हें कई लोगों को जो नए बच्चे जो 4-5 जो अभी नई जनरेशन आएंगी, आप बोल सकते हैं कि सन 2050 के बाद थोड़ा सा उनको हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ पास्ट में भी राजा हुआ करते थे और राजा के अंदर प्रजा हुआ करती थी, है ना। अब तो ऐसा सिस्टम है नहीं, डेमोक्रेसी है। लेकिन आप सबको तो सिंपल पता होगा कि भाई जो राजा होता है, राजा कहाँ रहता है, भाई राजा तो महल ही में रहेगा ना। राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसलिए बताता हूँ ना कि क्वेश्चन ही आपको याद हो जाए, है ना। सवाल तो करने का आपको आया ही, कई दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन ही आपको याद हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बनाता हूँ, है ना। जिस तरह से राजा जो होता है भाई, राजा बड़े लोग होते हैं तो महल में रहते हैं, उसी तरह जो कैदी होता है यानी जो अपराधी होता है, जो अपराधी, कैदी का मतलब क्या हुआ, अपराधी हुआ, सिंपल सी बात है, जिसने अपराध किया हो, है ना। जो अपराधी होता है उसको कहाँ रखा जाता है, भाई जेल में ही तो रखेंगे ना अपराधी को, है ना। उसको तो महल में रखेंगे नहीं, उसको तो कहीं पे और अच्छी जगह रखेंगे नहीं भाई। कैदी का, अपराधी का जो स्थान होता है जेल ही होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जेल होगा, और जेल किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जिस तरह से राजा महल में रहता है उसी तरह कैदी जेल में रहता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथन दिया गया है सभी केक मिठाई है, सभी मिठाई क्या है, बेक्ड है। और उसके बाद निष्कर्ष है और हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष क्या है, सही होगा, है ना। सिलॉक्स का प्रश्न है। सिलॉक्स अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें अगर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाए और सिलॉक्स से क्वेश्चन ना आए। एसएससी ले लीजिए चाहे रेलवे ले लीजिए, अभी एसएससी का आपका एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, एसएससी का सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको सिलॉक्स से मिलेगा। रेलवे का एग्जाम अभी टेक्नीशियन हो रहा है, जेई हुआ, उसमें भी पूछा जा रहा है, टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन बन रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और सिंपल करने का अप्रोच क्या होता है, जो कथन दिया गया होता है ना उससे हम एक डायग्राम बनाते हैं। कथन के आधार पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, है ना, और उसी डायग्राम के आधार पर देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष हम बोल सकते हैं कि सही है। तो सिंपली करते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। पहला कथन क्या बोला गया है कि सभी जो केक हैं मिठाई हैं। जितने केक हैं ना, आप ध्यान दीजिए, केक को पूरा ऐसे मत लिखिए, है ना, थोड़ा सा केक को के भी लिख करके समझिए कि के का मतलब केक है ना, क्योंकि केक को और इस के को लिखने में टाइम सबसे कम के लिखेंगे तो लगेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने का प्रयास करिए क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। तो सभी केक, जितने भी केक हैं वो क्या है, मिठाई है। सभी केक किसके अंदर आ गए, मिठाई। अब मिठाई को मैं किससे डिनोट करूंगा, एस। एस का मतलब स्वीट, स्वीट मतलब मिठाई, ठीक है। अब देखिए बोला है सभी मिठाई क्या है, बेक्ड है। दूसरा आपका कथन है कि सभी मिठाइयां वो क्या है, बेक्ड हैं। बेक्ड का मतलब होता है कि पकी हुई अच्छे से। तो बेक्ड को क्या कर दूंगा, बी से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। डायग्राम बन गया। अब इस निष्कर्ष देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहला बोला है कि सभी केक बेक्ड हैं, जितने ये केक हैं वो बेक्ड हैं। सही बात है भाई। ये देखिए केक वाला छोटा वाला सर्कल है, एक क्या है, बड़े बेक्ड वाले सर्कल के अंदर आ रहा है ना। तो सभी केक बेक्ड है, तो बात तो सही बोल रहा है भाई। छोटा वाला सर्कल इस बड़े वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, तो सभी केक बेक्ड है, ये तो सही बोला जा रहा है।
दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ बेक्ड मिठाइयां हैं, जो एक कुछ बेक्ड मिठाइयां। अब ध्यान दीजिएगा, जब सभी मिठाइयां क्या है, बेक्ड हैं, सभी मिठाइयां बेक्ड हैं, क्योंकि बेक्ड बड़े वाले सर्कल के अंदर ही तो मिठाई का सर्कल आ रहा है ना, तो सभी मिठाइयां जब बेक्ड हैं तो कुछ भाई बेक्ड भी तो मिठाई होंगी ना, कुछ भी तो होंगी ना, जब सभी हैं तो, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, दूसरा भी सही बोल रहा है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक आकृति लुप्त है, चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको बोला जाता है कि नॉन वर्बल सीरीज बोला जाता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही कठिन मैं इसको मानता हूँ। कठिन इसलिए मानता हूँ क्योंकि कई दफ़ा तो आसान क्वेश्चन इसमें बनता है, लेकिन कई दफ़ा थोड़ा सा फिगर अगर कई मिक्सअप होते हैं ना तो उनको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। देखिए बोल रहा है ना कि एक सीरीज चल रहा है, प्रश्न आकृति दिया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में इस तरह का डायग्राम एक है, दूसरे में ऐसा डायग्राम हो जाता है, तीसरे में ऐसा, तो चौथे में यही डायग्राम कैसे बनेगा, है ना, यही डायग्राम कैसे बनेगा। अब ध्यान देंगे ना तो प्रश्न आकृति में तीनों डायग्राम सेम है, लेकिन यही है कि इनका थोड़ा रोटेशन है ना। ये देखिए ऐसे है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है। तो बताना है कि प्रश्न आकृति चौथे में कौन सा ऑप्शन का डायग्राम फिट बैठेगा। तो जाहिर सी बात है, सिंपली एक कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा भाई। अब ध्यान से अगर मैं पहले वाले डायग्राम को देखा तो मुझे क्या दिखा, पहले वाले डायग्राम को जब मैं देखा तो मुझे दिखा कि अगर मैं क्या कर दूं, यहां से इसको क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट कर दूं। ध्यान से समझिए, 90 डिग्री। अगर इसको आप क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। पुनः इसको दूसरे वाले को मैं पुनः 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, ध्यान से देखिए, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो अगली बार भी मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा, क्योंकि हर बार 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। तो जब जाहिर सी बात है 90 डिग्री रोटेट कीजिएगा तो ये वाला हिस्सा है तो ये ऐसे हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, एग्री है कि नहीं। यानी ऊपर ऐसे वाला आएगा, ऑप्शन ए भी में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, केवल 4 में है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी बनता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। करने का अप्रोच क्या होता है, और जो जनरली एसएससी और रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो इसी तरह लैंग्वेज बेस्ड होता है ना। रेलवे का थोड़ा सा आपका बैंकिंग का थोड़ा सा अलग ही लेवल होता है ना, लेकिन एसएससी रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। करने का अप्रोच क्या होता है, देखिए कई लोग ओरली कर लेते हैं, कई लोग ओरली कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा होता है, थोड़ा क्वेश्चन में डाटा ज़्यादा दिया जाए तो ओरली करने में परेशानी भी होती है और गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए मैं सिंपल एक तरीका बताता हूं कि आप लोग जनरेशन ट्री बनाइए, है ना। जो भी डाटा दिया है, जैसे क्वेश्चन में जो डाटा दिया है, इस डाटा को मैं ध्यान से पढ़ूंगा और जैसे जैसे डाटा बोल रहा होगा, है ना, वैसे मैं एक जनरेशन ट्री बनाऊंगा और फिर अपना सॉल्व करने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में हमसे पूछ क्या रहा है ना। अब देखिए पहली लाइन में बोला है कि ए क्या है, तो बी की पुत्री है। तो मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से समझिएगा, अब मैं ये बोल सकता हूं कि ए जो है अगर बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री है, तो ए क्या हुई, पुत्री। देखिए पुत्री मतलब लड़की, लड़की के लिए मैं माइनस लगाते हैं कि डिनोट करने के लिए कि ए लड़की है। अब देखिए बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी बाप भी हो सकता है ए का और माँ भी हो सकती है। अब ठीक है, बी को मैं ऊपर बनाया, क्यों, क्योंकि भाई इसकी एक औलाद है, बी की औलाद ए है ना। तो जनरेशन ट्री में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा अगर बेटा होगा तो मुझसे नीचे मैं रखूंगा उसको, है ना, मैं अपने पिताजी को मैं ऊपर रखूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जनरेशन ट्री बनाते हैं। आगे क्या बोला है कि बी जो है सी की माँ है। बी क्या है, ये जो बी है ना, ये सी की माँ है, ठीक है। बी अब क्लियर हो गया कि बी माँ है सी की, लेकिन सी का पुनः मुझे जेंडर क्लियर नहीं है। तो जिसका जेंडर क्लियर नहीं होता उसके ऊपर प्लस और माइनस लगाते हैं, इसलिए क्योंकि भाई वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। आगे क्या बोल रहा है कि डी जो है ना वो सी का भाई है। डी क्या है, तो सी का भाई है। तो डी का जेंडर क्लियर है, प्लस यानी कि लड़का है, डी भाई है सी का, है ना। इतना डायग्राम मैंने बना दिया। अब आगे क्या बोल रहा है कि यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। अब ध्यान से समझिएगा, डी का ए से क्या रिश्ता है। अब देखिए
ये बी के ही तीनों लड़के हैं, डी सी ए लड़के लड़कियां तीनों हैं बी के ही, है ना। तो इतना तो क्लियर है कि सी और ए भी क्या होंगे, सी और ए भी क्या होंगे, भाई बहन होंगे। अब सी का जेंडर क्लियर नहीं है तो भाई भी हो सकता है, तो भाई बहन हो गए। अगर लड़का लड़की होगी सी तो बहन बहन, सी और ए बहन है। यानी इतना क्लियर है कि डी सी ए जो है ना बी के ही संतान है और डी सी ए भाई बहन है ना। भाई एक भाई है और सी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है ना। तो तीनों मतलब बी के लड़के हैं, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा क्या था कि डी का ए से क्या रिश्ता है, जो डी है ना वो ए का क्या है ना। तो डी के बारे में तो क्लियर है कि भाई डी लड़का है ना। तो क्या लगेगा, ए का भाई ही तो लगेगा ना। जो डी है वो ए का क्या है, तो ए लड़का है और ए क्या है, लड़की है। तो डी क्या है, तो ए का क्या लगेगा, तो भाई लगेगा। एग्री है कि नहीं, भाई लगेगा। यानी कि हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, भाई ब्रदर। डी जो है ए का क्या है, तो भाई है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए उत्तर अंक तक पहुंचने के लिए अनुक्रमिक क्रिया के वास्ते उचित चिन्ह चुनिए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। और लेकिन इसको मैं कठिन मानता हूं। क्यों मैं कठिन मानता हूं, थोड़ा सा पहले करेक्शन क्वेश्चन में कर लेते हैं। यहाँ पे 15.5 होगा, ठीक है। इसको मैं कठिन क्यों मानता हूं, एसएससी का फेवरेट सवाल है, एसएससी पूछती है। आप लोग बोलेंगे सर सवाल तो बहुत ईजी है, इसको कठिन क्यों बना रहे हो, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सवाल तो बहुत ईजी है, सर क्यों बोल रहे हैं कि कठिन है। मैं इसलिए कठिन बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोला क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि एक आपका कुछ एक सीरीज दिया है, सीरीज माफी चाहते हैं, एक इक्वेशन दिया है जिसमें आपका साइन नहीं दिया है, क्या दिया है, स्टार दिया है ना। और यहाँ पे एक तीर का निशान दिया है। तो हमसे पूछ रहा है ना कि कौन से ऑप्शन के साइन को यहाँ रखा जाएगा अगर, तो ये इक्वेशन संतुष्ट होगा। बात समझिएगा ध्यान से। अब तो भैया मुश्किल है, अब तो हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि हम किस ऑप्शन के साइन को रखेंगे। कोई आइडिया, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है कि भाई हम कौन से। अब एक ही सिंपल लॉजिक है कि हम ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन ए का भर के रख लें, सेटिस्फाई करेगा तो ए सही हो जाएगा ऑप्शन। दूसरे नंबर का अगर नहीं है तो दूसरे नंबर का चेक कर ले, तीसरे नंबर का चेक कर ले, चौथे नंबर का चेक कर ले। सपोज कीजिए आपने चेक करना शुरू किया, ऑप्शन ए किया नहीं हुआ, 2 किया नहीं हुआ, 3 किया नहीं हुआ, 4 लास्ट में हुआ, तब तक आपका 1.5 मिनट चला गया, है ना। इसलिए मैं कठिन मानता हूं। एग्जाम में हर सवाल वो कठिन होता है जो आपका टाइम, जितना जरूरी टाइम देना होता है उससे अगर टाइम ज्यादा लेता है। अगर आप 3 मिनट में किसी सवाल को, सपोज करिए आप एग्जाम देने गए हैं और 3 मिनट में किसी मैथ के सवाल को 4 मिनट में करिए, तब तो ठीक है। जब आपने सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए, लास्ट में कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो उनके लिए आप 2-3 मिनट बचा के रखें तो दे दिए तो अच्छी बात है। लेकिन शुरू में ही करते वक्त अगर किसी क्वेश्चन को 2-3 मिनट देते हैं तो ये उचित नहीं है, कठिन भी है, उचित भी नहीं है ना। तो मेरे पास भी इसका कोई बहुत बड़ा जुगाड़ नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूं भाई कि अगर ऑप्शन से ही जाना है, अगर ऑप्शन से ही जाना है तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं लाइन से नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी ऑप्शन को रैंडमली पकड़ूंगा। मेरा जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप लोग ऐसा मत गलती करिएगा कि ऑप्शन ए चेक करिए, बी चेक करिए, सी करिए, डी करिए, ऐसा नहीं। आप रैंडमली ऑप्शन पकड़िए। ऑप्शन 4 चेक कर लीजिए, सेटिस्फाई किया नहीं हुआ तो फर्स्ट कर लीजिए, ऐसे रैंडमली करने से क्या फायदा होता है कि कई दफा ऐसा होता है कि आपका आसानी से बन जाता है, टाइम कम लगता है ना। फिर भी इसमें भी रिस्क होता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, है ना। तो चलिए ऑप्शन ही आधार है, हम लोग रेंडमली पहले ही ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट के साइन को भरते हैं। 31 है, इनटू है, 1 है, डिवीजन है, 2 है, इनटू है, 1 है, बराबर कितना है, 15.5 है, ठीक है। यही तो है ना। अब देखिए, अब ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 31 इंटू 1/2 हो गया, है ना, इंटू ये क्या हो गया, इंटू 1 बराबर 15.5, ठीक है। अब देखिए, अब 31 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं एक में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा, यानी 1/2 आएगा। डायरेक्ट हम काट लेते हैं। 31 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 15.5 आएगा। ऊपर 15.5 और 15.5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही, पुनः 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही, यानी क्या आ गया 15.5 LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया ना। यानी ऑप्शन ए ही क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहां मैंने डिवीजन पहले क्यों किया, क्योंकि एक बॉडमॉस रूल होता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो
एडिशन करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले डिवीजन किया गया, उसके बाद क्या किया गया, तो आपका मल्टीप्लाई किया गया, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, डायरेक्शन का प्रश्न है, सिंपल सवाल होता है ना। और डायरेक्शन के सवाल को करने के लिए आप सभी को एक सिंपल बात तो पता ही होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऊपर क्या होता है, अगर इस तरह का डायग्राम मैं बना के ऊपर पूछूं, नॉर्थ होता है यानी उत्तर, नीचे साउथ यानी दक्षिण, इधर क्या होता है ईस्ट यानी पूरब, इधर क्या होता है वेस्ट यानी पश्चिम, यही तो होता है ना। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि आप लोग 5 किलोमीटर उत्तर चलो, तो आप क्या करोगे, ऊपर चलोगे 5 किलोमीटर ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोला 5 किलोमीटर उत्तर चलो तो आप ऐसे जा रहे हो, भाई ऐसे चलोगे तो इसका मतलब तुम पूरब जा रहे हो, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। ठीक है, इसलिए ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन, आप जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे वैसे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और फिर फाइंड आउट कर लेंगे क्या पूछ रहा है ना। देखिए बोला कि यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है। मोपेड क्या है, कोई एक वाहन होता है ना, जिसपे कोई एक मनुष्य है दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। तो दक्षिण की ओर मैं किधर बनाऊंगा, आप ध्यान से समझिए। दक्षिण की ओर जब 4 किलोमीटर मैं बनाऊंगा तो नीचे बनाऊंगा ना। मैं नीचे क्यों बनाया 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, क्यों बनाया, क्योंकि नीचे दक्षिण है कि नहीं, एग्री है कि नहीं, बिल्कुल। अब आगे क्या बोला है, तब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है। यहां से क्या करता है, तो बाईं मुड़ता है, तो बाईं आपका इधर हो गया है ना, यहां से बाईं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की सवारी करता है। ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। यहां से पुनः क्या करता है, तो दाईं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर क्या करता है, जाता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए वो नीचे जा रहा है ना, तो भाई नीचे कौन सा दिशा है, नीचे आपका दक्षिण ही तो दिशा है ना। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में, यानी फाइनली वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।